नमस्कार, मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। हम अब करेंगे उन खबरों का डीएनए टेस्ट जो आज बनी रही सुर्खियों में, जिसने आपका ध्यान खींचा, जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया। हम उन खबरों को ही नहीं, उससे जुड़े हर तथ्य की करेंगे बात। विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर सिमटने के बाद बिहार बीजेपी में घमासान मच गया है। इस हार को मुद्दा बना कोई सुशील मोदी पर सवाल उठा रहा है तो कोई अपनी अनदेखी का आरोप लगा रहा है। हार के बाद अपने तो अपने सहयोगी और विरोधी भी निशाना साध रहे हैं। लालू नीतीश की दोस्ती का कमाल, बीजेपी में मच गया बवाल, सूमों पर उठ रहे सवाल। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी चौका लगाकर भी हार गई। हार के बाद पार्टी में हाहाकार मचा है। निशाने पर है बिहार बीजेपी का नेतृत्व और पार्टी में मुखर होने लगे हैं असंतोष के स्वर। जीत की लहर में दबा पार्टी का अंतर्कलह हार के साथ ही उफान पर है। पार्टी में गुटबाजी और खेमेबाजी इतनी चरम पर है कि जितने मुंह उतनी बातें। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने अलग चाल चेहरा और चरित्र का दावा करने वाली पार्टी के आदर्श पर ही हमला बोल दिया। हम लोगों को कहा कि भाई फलाना जगह चले जाइए तो चले गए। तो जैसे पहले ज़माने में प्यून उन होता था, न्योता लेके जाता था, वैसे ही हम लोग जाके घूम आए। लेकिन हम लोगों को तो जितना काम कहा गया उतना करते हैं पार्टी। ये भी कहा गया एक बार कि नहीं, ज़्यादा काम आप कर देते हैं, उतना मत कीजिए। हम कहते हैं ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करेंगे। कभी झारखंड बीजेपी प्रभारी की कमान संभालने वाले हरेंद्र प्रताप ने प्रदेश नेतृत्व को हार के लिए कटघरे में खड़ा किया। सभी को अपना आकलन करना चाहिए, बीजेपी को भी, कि क्यों हो गया, लोकसभा के बाद विधानसभा में ऐसा क्यों हुआ, ये बीजेपी को आकलन करना पड़ेगा। बिहार के बारे में केंद्र को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, विचारधारा है, कार्यकर्ता है, कार्य पद्धति है। इस विषय का मैं जितना आग्रही रहा हूँ, वो आग्रही अगर कोई नहीं होता है तो अपने को मैंने अलग कर लिया कि भाई ठीक है, जिसको जैसे चलाना है वो चलाएं लोग। जब घर में घमासान मचा हो तो भला पड़ोसी मजा लेने का मौका कैसे चूक जाए। हार के बाद सहयोगी भी निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार से किसी भूमिहार नेता को शामिल नहीं किया गया। इसका असर लोगों के ऊपर हुआ है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का प्रतिनिधित्व तो नहीं होना इन 10 सीटों पर, इस कारण से भी गलत मैसेज लोगों में गया। और भले लोगों ने पहले इस बात का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन चुनाव में इसका असर दिखा। बीजेपी में उपजे बवाल ने विरोधियों को भी हमला बोलने का मौका दे दिया। जेडीयू नेता सुनील पांडे ने नाराज सीपी ठाकुर के बयान का समर्थन किया, साथ ही सुशील मोदी पर निशाना साधा। देखिए, मैं स्पष्ट बतला दूं कि भूमिहार समाज को अपमानित करने का काम सुशील मोदी ने किया। लोकसभा चुनाव के बाद जो हक मिलना चाहिए था भूमिहार समाज के नेताओं को, वह सेंट्रल में भी नहीं मिला है और उसके कारण है सुशील मोदी। इसका खामियाजा भाजपा को इसी चुनाव में भुगतना पड़ा है और 2015 में तो सुपाड़ा ही साफ हो जाना है, तय बात है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे ने पार्टी के अंदर किसी भी तरह की गुटबाजी और मतभेद की बात को सिरे से खारिज कर दिया। पूरे चुनाव की समीक्षा करने के बाद हम निश्चित रूप से उन कमियों को दूर करेंगे जिनके कारण हम अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सके। और जो नाराज नेता चल रहे हैं, मैंने कहा ना, नाराज कैसे? चुनाव अभी 5-7 दिन पहले तक सब लोग चुनाव में लगे हुए थे और नाराजगी क्यों होगी? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष घर में मचे घमासान पर भले ही लाख सफाई दें, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बीजेपी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे साफ है कि बिहार बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। लोकसभा चुनाव में मोदी नाम का मैजिक कुछ इस कदर चला कि उसके सामने तमाम पार्टियां फेल हो गई। लेकिन बिहार के मोदी फेल हो गए हैं इस उपचुनाव में और यही कारण है कि अब बिहार बीजेपी के नेता ही सुशील मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय और राजेश के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो बीजेपी में मचा है घमासान। इस वक्त बिहार बीजेपी में मचे बवाल की पटकथा काफी पुरानी है। उपचुनाव में हार महज एक बहाना है। जरा याद कीजिए गिरिराज सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने शाहनवाज हुसैन को बिहार का सीएम बनाए जाने की इच्छा जताई थी। इस पर मोदी खेमे ने नाराजगी भी जताई थी।
मामला उछला और शांत भी हो गया, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। बिहार बीजेपी में सुशील मोदी की मुखालफत करने वालों की बड़ी फौज है, जो उन्हें किसी कीमत पर सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं होने देना चाहते। उसके पीछे वजह भी है। जब बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन था, उस वक्त सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और उनकी इमेज नीतीश के पिछलग्गू के जैसा बनी हुई थी। सुमो ने कभी नीतीश और उनके फैसलों का खुलकर विरोध नहीं किया। नीतीश के प्रति सुमो का रहा सॉफ्ट कॉर्नर आज उन पर हमला बोलने के लिए बीजेपी के दूसरे नेताओं को उकसा रहा है। अब सुशील मोदी के विरोध के दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं। सुशील मोदी को आडवाणी गुट का नेता माना जाता है। अब जब नरेंद्र मोदी आडवाणी और उनके गुट के लोगों को धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से बाहर करते जा रहे हैं, तो क्या समझा जाए? बिहार में सुमो का विरोध नरेंद्र मोदी की उस रणनीति का हिस्सा है। विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की जीत ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, तो वहीं जीत के बाद महागठबंधन के घटक दलों के बीच भी नेतृत्व को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के कई कद्दावर नेता नीतीश कुमार के हाथों महागठबंधन की कमान सौंपने की बात कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी इस दावे को खारिज करने में जुटा हुआ है। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के अंदर नई जान फूंक दी है, लेकिन ये जीत खुशी के साथ महागठबंधन के लिए परेशानी भी लेकर आई। परेशानी है नेतृत्व की कमान को लेकर। जेडीयू महागठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने में जुटा है कि आगे जो गठबंधन आम चुनाव लड़ेगा, उस आम चुनाव में नेतृत्व का भी सवाल होगा। तो बिहार के लोग जो आज वोट दे रहे हैं वो ये मान के दे रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। हमारे विधायक दल का फैसला है, हमारी पार्टी का यह फैसला है कि हम अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमारे साथ कल भारतीय जनता पार्टी थी, तब भी हम बिहार की जनता को विकास के रास्ते लेके चल रहे थे, बिहार के समाज में अमन चैन शांति काम कर रहे थे। और आज अगर हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल है या कांग्रेस है, तब भी हम वही काम कर रहे हैं। तो इसमें न कुर्बानी देने की बात है, न नीतियों से अलग जाने की बात है। जेडीयू भले ही नीतीश को महागठबंधन के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करे, लेकिन आरजेडी इससे जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कहना है कि उपचुनाव में आरजेडी ने जेडीयू से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में आरजेडी किसी के दबाव में कैसे आ सकता है? गठबंधन में जब बात आएगी, अभी कहाँ कोई ABCD पर कोई चर्चा है, मगर जो भी तय होगा वो सर्वसम्मत से तय होगा। आरजेडी जेडीयू में नेतृत्व पर छिड़े विवाद पर बीजेपी चुटकी ले रही है। लालू प्रसाद जी ही अब करता धरता हो गए महागठबंधन के। पहले वो कांग्रेस का टिकट बांटते थे, अब वो जदयू का भी टिकट बांटेंगे। और नीतीश कुमार जी ने तो करीब करीब समर्पण कर दिया है, जदयू का एक टोटल समर्पण हो गया है। और इसलिए अब तो ये पार्टी पूरी तरह लालू यादव की पार्टी बनकर रह गई है और कोई ये महागठबंधन जैसा कुछ है नहीं। ये गठबंधन नहीं है, एक तरह से ठगबंधन है जो हम कहते रहे हैं। ये पूरा जंगल राज की वापसी है और ये सब मिलकर करने की तैयारी में है। महागठबंधन के गठन के वक्त से ही ये चर्चा चल रही है कि इसका नेता कौन होगा। इस मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी दोनों दलों की तरफ से काफी बयानबाजी भी हुई, लेकिन मसला सुलझ नहीं पाया। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने महागठबंधन के तमाम दलों के भीतर एक नई जोश फूंक दी है, लेकिन इस गठबंधन का नेता कौन होगा, इस सवाल को लेकर एक बार फिर महागठबंधन के तमाम दलों के बीच डोर उलझ गई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। तो बिहार में बीजेपी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए मंडलवादी पार्टियों का महागठबंधन बना। 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में 6 सीट जीतकर काफी हद तक महागठबंधन ने अपनी सार्थकता साबित भी की। लेकिन आज उस सवाल का मौजू बरकरार है जिसमें महागठबंधन के नेता की बात उठती रही है। इस पर आरजेडी और जेडीयू के अलग अलग तर्क हैं। जेडीयू नीतीश को महागठबंधन का नेता घोषित करने की बात कहती रही है, तो वहीं आरजेडी इसके लिए मिल बैठकर फैसले की बात कहता है। लेकिन बार बार जिस तरह से ये मामला दोनों सियासी दलों में उठ रहा है, उससे साफ है कि दोनों पार्टियों के प्रमुख
गिले शिकवे भुलाकर एक तो हो गए हैं, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिला है और शायद इसीलिए यह मामला बार बार उठ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, कुछ और खबरों का करेंगे हम डीएनए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीएनए। रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग के नाम पर यहां सीनियर छात्रों ने कई जूनियर छात्रों के बाल कतर डाले, लेकिन मामला सामने आने के बाद सीनियर छात्र आरोपों को गलत बता रहे हैं और जूनियर छात्र उनके डर से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये हेयर स्टाइल फौजियों वाला है, लेकिन इनमें से कोई भी नौजवान फौजी नहीं, बल्कि ये रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नए छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी कैंपस में बने हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन जब एक आध छात्रों को छोड़कर बाकी सभी नए छात्रों के बाल जब इस स्टाइल में हो गए तो पता चला कि इन छात्रों ने अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवाए, बल्कि इनके बालों पर चली है रैगिंग की कैंची। जी हां, इस बारे में यही सच सामने आया कि सीनियर्स ने रैगिंग के नाम पर नए छात्रों के बाल इस स्टाइल में करा दिए। लेकिन इस बारे में सीनियर छात्रों का कहना है कि हमने कोई रैगिंग नहीं की, बल्कि नए छात्रों को स्मार्ट बनाने की कोशिश की है। झारखंड का इकलौता एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो उन्हें भी स्मार्टनेस तो होना ही चाहिए। तो बस उन्हें हम रहना सिखाते हैं, कैसे किसी से बात किया जाता है, किसी से कैसे रहा जाता है। सीनियर्स का रिस्पेक्ट करो, टीचर्स का रिस्पेक्ट करो। यही नहीं, हम लोग एकेडमिकली फाइनेंशियली जितना भी प्रॉब्लम हो हम लोगों को हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब लग रहे हो। नहीं, ख़राब नहीं, ठीक लग रहा है। और सभी ने बाल नहीं कटाया, ये बात भी आपने नोटिस की होगी कि सब ने बाल नहीं कटाया। इसके बाद जब हमने जूनियर छात्रों से बात की तो थोड़े सहमे हुए दिखाई दिए। एक आध छात्रों के चेहरे पर निशान से ऐसा भी लगा कि इनके साथ मारपीट भी हुई है। लेकिन इस बारे में हर जूनियर छात्र ने वही कहा जो सीनियर्स कह रहे हैं। डिसेंट हम लोग को बनाया जाता है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। दैट आप टिप टॉप दिखे, अप टू डेट दिखे, तो इसलिए बाल यानी कि अपने लुक्स के हिसाब से आप यानी कि कटवा सकते हैं। मतलब सीनियर चाहते हैं कि आप जब आए थोड़ा डिसिप्लिन में। हाँ, डिसिप्लिन में। ये कल्चर ही एक्चुअली, मैंने तो अभी बाल नहीं कटवाया है, मुझे पता नहीं था, लेकिन कल्चर है ये। यस सर, कि बाल छोटा रखना। तो इसके लिए बोला जाता है कि आप लोग अपने से कटवा लेते? नहीं, ये तो रूल्स है, आपको हम अपने से कटवाना पड़ेगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जूनियर छात्र सीनियरों से बुरी तरह डरे हुए हैं और उनके डर से ये सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सवाल ये भी कि जूनियर छात्रों के स्मार्ट बनाने का काम सीनियरों को किसने दे दिया। इस सवाल के साथ जब हमने रैगिंग के मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात की तो उनका क्या था कहना, जरा सुनिए। कोई जानकारी नहीं है भाई, कोई जानकारी नहीं, हमको जानकारी नहीं। अखबारों में भी खबर आ चुकी है। अखबारों में आई है, लेकिन जो भी अखबार में आई है हम तो डीन को कह दिए, आप इसका मतलब जांच कर लीजिए, देख लीजिए। आपने देखा क्या कि स्टूडेंट के छोटे छोटे बाल हैं ऐसा? नहीं, हम देखे नहीं। सुनने में आ रहा है हर एक साल यहाँ पर ऐसा होता है। नहीं, हम देखे नहीं है। खुद को मामले से अनजान बताते हुए रजिस्ट्रार मामले की जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ के जूनियर छात्र हमें डरे सहमे दिखाई दिए, उससे ये मामला बेहद गंभीर लग रहा है। झारखंड का एकलौता बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी रैगिंग की चपेट से न बच सका। यहाँ के जूनियर छात्रों के बाल कतर दिए गए, सिर्फ यह कहकर कि वो अनुशासन में रहे और स्मार्ट दिखे। अब देखने वाली बात होगी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इन मामले पर क्या कार्रवाई कर पाता है। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। तो ये ताजा मामला रांची का था। रैगिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य सरकार तक बार बार समय समय पर निर्देश देते हैं, फिर भी रैगिंग रुक नहीं पा रही। जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो कहा जा सकता है कि सारे दिशा निर्देश फाइलों की शोभा बनकर रह गए हैं। साल 2013 में
अमन काशरू मामले में अभियुक्तों को 4 साल कैद की सजा देकर हिमाचल प्रदेश की एक सत्र अदालत ने यह संदेश दिया था कि रैगिंग को अब केवल कैंपस की एक समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता, ये एक सामाजिक अपराध है। तब यह समझा गया कि यह फैसला उन गैर जिम्मेदार छात्रों के लिए सबक की तरह होगा जो नियम, कानून और मानवता को ताक पर रखकर रैगिंग किया करते हैं। लेकिन अमन काशरू मामले के बाद भी देश भर के अलग अलग कॉलेजों में जिस तरह रैगिंग की घटनाएं हो रही है, उन्हें देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट के फैसले से कोई असर हुआ है। भारत में रैगिंग का इतिहास 150 से 200 साल पुराना है। रैगिंग का जन्म यूरोपीय देशों में हुआ था। अमेरिकन अंग्रेजी में इसका अर्थ मजाक है। रैगिंग मुख्यतः सेना में की जाती थी, जहां जूनियर को सीनियर की दास्तां अंधभक्ति सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता था। 7वें दशक में विश्वविद्यालयों की धड़ाधड़ स्थापना के साथ रैगिंग भारत में प्रचलित हुई। इस समय भारत और श्रीलंका को छोड़कर किसी दूसरे देश में रैगिंग की प्रथा चलन में है ही नहीं। रैगिंग के ज्यादातर मामले प्रोफेशनल कोर्सेज वाले शिक्षा संस्थानों में ही होते हैं, लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि दूसरे शिक्षण संस्थान इस बीमारी से मुक्त हैं। रैगिंग रोकने की दिशा में सुझाव देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर रैगिंग की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2009 को सभी शिक्षा संस्थानों को दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशित करते हुए कहा था कि वे रैगिंग रोकने के लिए विशेष समिति का गठन करें। कोर्ट का यह भी कहना है कि सभी कॉलेजों में एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति की जाए जो छात्रों को परामर्श दे सके। इसके अलावा कोर्ट ने हर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनाए जाने, विश्वविद्यालय स्तर पर निगरानी और यूजीसी हेल्पलाइन के माध्यम से छात्रों की समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया था। लेकिन इन निर्देशों के बाद भी रैगिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और आज भी रैगिंग का राक्षस जिंदा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। कुछ और खबरों का हम करेंगे डीएनए। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब आपको मिलाते हैं डीएम साहब से। सुपौल में अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 13 साल पहले से फरार घोषित शख्स बना हुआ है डीएम। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पटना हाई कोर्ट में भी इनके खिलाफ दायर कर रखा है मुकदमा। बड़ा सवाल यह कि कोर्ट से फरार घोषित एक आरोपी बीडीओ आखिर कैसे प्रोन्नति पाकर बन गया आईएएस अधिकारी और संभाल रहा है जिले का सबसे महत्वपूर्ण डीएम का पद, जिसके खिलाफ है वारंट जारी। 13 साल से जो है फरार घोषित, जिसे होना था सलाखों के पीछे, बन बैठा है वो जिलाधिकारी। आरोपी जो बन गया डीएम। डीएम की कुर्सी पर बैठे ये साहब हैं लक्ष्मी प्रसाद चौहान। जनाब सुपौल के डीएम हैं। इससे पहले अलग अलग कई बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब बताने का हमारा मकसद क्या है। दरअसल इस ओहदेदार चेहरे और बड़े पद के पीछे का सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भले ही ये आज डीएम हो, लेकिन इन पर जो आरोप हैं, अगर वो सही पाए गए तो इन्हें अभी सलाखों के पीछे होना चाहिए था, ना कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी की कुर्सी पर। इससे पहले कि हम आपको तफसील से बताएं, देखिए क्या क्या है डीएम साहब पर आरोप। डीएम साहब 10 सितंबर 2001 से ही सुपौल अदालत द्वारा एक मामले में फरार घोषित हैं। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी माननीय न्यायालय से उसी तारीख से जारी है। याचिकाकर्ता अनिल कुमार सिंह ने पटना हाई कोर्ट में भी इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा है। 1990 में लक्ष्मी प्रसाद चौहान सुपौल के त्रिवेणीगंज ब्लॉक में बीडीओ के पद पर आसीन थे। उसी ब्लॉक में पदस्थापित परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी सुबोध चंद्र चौधरी ने उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला कांड संख्या 66/90 में दर्ज कराया था। सुपौल न्यायालय के तत्कालीन माननीय न्यायिक दंडाधिकारी एनके तिवारी ने 10 सितंबर 2001 को उन्हें फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
गिरफ्तारी से बचने के लिए लक्ष्मी प्रसाद चौहान ने सहरसा के जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में आपराधिक पुनरीक्षण वाद दायर किया। सहरसा के जिला और सत्र न्यायाधीश ने 5 मई 2014 को उनके इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। तो देखा आपने डीएम साहब पर किस तरह के और कितने आरोप हैं। अब आप ही सोचिए, क्या 13 साल से फरार आरोपी का जिलाधिकारी पद पर होना जायज है? आखिर कैसे लक्ष्मी प्रसाद का एक के बाद एक प्रमोशन होता रहा? कई ऐसे सवाल हैं जो इस सिस्टम पर तो खड़े होते ही हैं, साथ ही हैरान भी कर रहे हैं। लेकिन जरा ये भी सुनिए, प्रमंडल कमिश्नर कैसे अपनी तरफ से सफाई देने में लगे हैं। डीएम सुपौल में है और वो 4-5 पदों पर पहले भी पदस्थापित रह चुके हैं। वर्ष 90 से उसके बाद में भी रहे हैं। तो पुलिस जांच रिपोर्ट एफआईआर के आधार पर हुई थी। जांच में उनको निर्दोष पाया गया है और 6 पर एफआईआर था, जिसमें 2 पर आरोप प्रमाणित था, 4 उसमें वंचित किए गए थे। उसी में पुलिस का रिपोर्ट है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर अभी आना बाकी है। और एक जो परिवार भी आया वो हाई कोर्ट में दायर है, उसका भी एसओएफ बन करके यहाँ से चला गया है कार्मिक विभाग को। तो हम समझते हैं कि जीएडी विभाग से उसका भी कुछ जवाब जाएगा। हाई कोर्ट का निर्देश होगा या सरकार का जो निर्देश होगा उसके संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हमारी टीम याचिकाकर्ता के पास भी पहुंची। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने इस अधिकारी के खिलाफ जी मीडिया को न केवल पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए, बल्कि उनके काले कारनामों के बाबत कई जानकारियां भी दी। त्रिवेणीगंज प्रखंड में 22 अगस्त 1990 को तत्कालीन परियोजना पदाधिकारी सुबोध चंद चौधरी के द्वारा तत्कालीन बीडीओ श्री लक्ष्मी प्रसाद चौहान के विरुद्ध थाना में 66/90 एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था और उस आपराधिक मुकदमा में सुपौल न्यायालय से सारी प्रक्रिया इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, इश्तिहार जारी किया गया, कुर्की जारी किया गया और ये सरकारी पदाधिकारी रहते हुए इन्होंने न्यायालय का अंगूठा दिखाया और तब मजबूरन न्यायालय को 10 सितंबर 2001 में न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा इनके खिलाफ अस्थायी गैर जमानती वारंट निर्गत कर इनके को फरार घोषित कर दिया गया। दुर्भाग्य की स्थिति है कि 2001 के बाद ये अभी तक बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी थे और सरकार ने इनको क्लीन चिट देते हुए इनको 2012 में इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति भी दिया और आज के तारीख में यह फरार है। और इन्होंने जब उसके फरारी के खिलाफ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज में जब इस मामले को ले गया, जो अभी वर्तमान सुपौल के जिला पदाधिकारी लक्ष्मी प्रसाद चौहान, तब जिला में सत्र न्यायाधीश ने 5 मई 2014 को इनके रिवीजन को खारिज कर दिया गया और आज के तारीख तक यह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद महज इतना है कि जिस शख्स पर इतने आरोप लगे हों और जो कानून की नजर में भी 13 साल से फरार हो, क्या उसे इस डीएम की कुर्सी पर बैठने का हक है? क्या ये उस पद का अपमान नहीं? क्या इस आरोपी के खिलाफ होगी कोई कार्रवाई? क्या लोगों का कानून और सिस्टम पर भरोसा बना रहेगा? उम्मीद है इन सवालों के जवाब के साथ साथ सरकार और कानून भी इस बेहद संगीन मामले को गंभीरता से लेते हुए कोई कड़ा और बड़ा कदम उठाएगी, ताकि लोगों का विश्वास कानून और सिस्टम पर बना रहे। सुपौल से मोहन प्रकाश के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो डीएनए में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।